दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के हम दो पार्ट वन और पार्ट टू को कवर कर चुके हैं। आज का दोस्तों जो हमारा ये लेक्चर है ये पार्ट थर्ड है। और पार्ट थर्ड में दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट थर्ड में हम दोस्तों पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर अचालक, चालक और अर्धचालक की डेफिनेशन क्या होती है और इसमें डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि दोस्तों अभी आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट टू का वीडियो का फिगर है। और इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, इस वीडियो में दोस्तों हमने चालक, अचालक और अर्धचालक के बीच जो है डिफरेंस पढ़े थे। किसके आधार पर? वो हम पढ़े थे फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधार पर, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल के आधार पर क्या किए थे, पढ़े हुए थे। लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक या वीडियो होगा वो हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस पे होगा। तो दोस्तों पिछला ये जो वीडियो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछें। और दोस्तों हमने आप लोगों से इसमें प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा पूछा था, जिसमें से किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, तो कृपया कमेंट में लिख करके बताया करें। ओके, तो दोस्तों पिछला ये जो वीडियो है आप लोगों को क्लियर होगा कि अचालक पदार्थ क्या था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक की होती है। और इसमें क्या था, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक का होता था। और जो हमारा कंडक्टर था इसके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो थी वो नगण्य थी, मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए थे। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं हम लोग। और अभी क्या करेंगे, आज दूसरा टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या करना, अचालक, अर्धचालक और चालक में अंतर को समझना और सभी की डेफिनेशंस को पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या करेंगे, हम डेफिनेशन को समझेंगे। फर्स्ट सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन है वो है अचालक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इंसुलेटर वह पदार्थ जिसके चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, जिसके चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है। जबकि संयोजी बैंड जो है, संयोजी बैंड क्या होता है, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ऐसे पदार्थ को अचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर बोलेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर अचालक पदार्थ क्या होता है, वह होता है जिसके चालन बैंड में या तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नहीं के बराबर, मतलब 1-2 हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, वो होता है। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, हम अचालक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पदार्थ की बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 4 से अधिक होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और ये कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक अचालक पदार्थ वह होता है जिसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4 से अधिक, 4 से कम या 4 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस तरह से विकल्पी क्वेश्चन बन जाता है और हम लोग धीरे से क्या होता है, समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को और फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमें फंसना नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या करना है, अच्छे से समझना है और इस पॉइंट को भी समझना है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस प्रकार के पदार्थ के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 4 से अधिक होती है। तो दोस्तों अगर किसी तत्व के परमाणु के बाहरी कोश में 4 से अधिक हो, जैसे मान लीजिए कि अगर बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो सब क्या होंगे, अचालक या कुचालक या बोले हम इंसुलेटर होंगे, ठीक है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों वही वीडियो है ये भी, हाँ, इसमें भी वही डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है दोस्तों, ये हमारा वही पिछला वाला ही वीडियो था, ठीक है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए पूछ ले कि अचालक पदार्थ के में जो है अचालक पदार्थ, इसमें 1 घन मीटर के अंदर लगभग कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। दोस्तों इस बात को हमने नोट नहीं किया है तो इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें लगभग 10⁻7 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर होती है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें कि इस पदार्थ में क्या होता है, लगभग
10 के पावर में 7 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, ये नोट छूट गया था इसलिए हमने बता दिया आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, चालक पदार्थ की बात करते हैं। ठीक है, चालक पदार्थ तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर अगर हम चालक पदार्थ की परिभाषा की बात करें तो वह पदार्थ जिसके चालन बैंड में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भरा होता है। तो दोस्तों यहाँ में कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है। वह पदार्थ जिसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, चालक बैंड जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिसका चालन बैंड क्या हो, जिसका चालन बैंड मुक्त इलेक्ट्रॉन से भरा हो, ऐसे पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें, ऐसे पदार्थ को चालक पदार्थ कहते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 10⁻28 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर होती है। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि इस प्रकार का जो पदार्थ है इसके बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, 4 से कम होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होती है, 4 से कम होती है। अब दोस्तों इसको हम कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे कोई तत्व का परमाणु है, ठीक है, ये इसका कोष मान लीजिए बन गया। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि कोई भी तत्व का परमाणु जो होता है अपने बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है, चाहे किसी से लेकर, चाहे किसी को देकर या किसी से साझा करके। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि जिस तत्व के बाह्य कोष में, ठीक है, जिस तत्व के क्या हो बाह्य कोष में, हम कौन सा कलर को यूज करें, येलो कलर का यूज करते हैं। जिस तत्व के बाह्य कोष में क्या होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। अब जिसके बाह्य कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, लेकिन जिसके बाह्य कोष में क्या होगा, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अब कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना नहीं चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा क्या करें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। ठीक है, और उस तरह से अपने बाह्य वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करें। ठीक, लेकिन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होता है, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इस कारण से ऐसे पदार्थ जिनके बाह्य कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चालक, क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। ठीक है, और ये धनायन बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो चालक पदार्थ होता है उनके बाहरी कोष में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। ओके, तो दोस्तों ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अचालक या कुचालक में क्या होता है, उसके बाह्य कोष में 4 से अधिक होगा, मतलब 5, 6 या 7, 8 होगा। ठीक है, तो ऐसे में वो नहीं कर पाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही अर्धचालक की परिभाषा लिखी हुई है, डेफिनेशंस लिखी हुई है। हाँ, अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ में ये अर्धचालक की डेफिनेशंस हो गई। ठीक है, और इसका ये कुछ नोट्स है आपके लिए। तो इसमें सबसे पहले कलर चेंज करते हैं। तो ये जो पहला लिखा हुआ है दोस्तों ना, आप इसको नोट नंबर 1 मान लीजिएगा। अर्धचालक में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो दोस्तों अर्धचालक ये है हमारा। अर्धचालक की डेफिनेशंस क्या है, तो यहाँ में वह पदार्थ जिसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम। ठीक है, वह पदार्थ जिसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम, अर्थात अचालक से अधिक एवं चालक से बहुत कम होता है, ऐसे पदार्थ को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए कि अर्धचालक क्या पदार्थ क्या होता है, वह होता है जिसका चालन बैंड, मतलब अर्धचालक है तो उसके चालन बैंड में क्या होंगे, बहुत ही कम संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हमारा अचालक में तो एकदम नहीं के बराबर होता है, तो अचालक से ज़्यादा होगा, लेकिन चालक पदार्थ से क्या होगा, कम। चालक से पदार्थ से कम होने का क्या मतलब है, चालक में तो बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन अचालक के अंदर क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं के बराबर होती है। तो अर्धचालक तो जो है चालक और अचालक दोनों के बीच का है,
इस कारण से अर्धचालक का जो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो अचालक से ज़्यादा और अर्धचालक और चालक से क्या होगी, कम होगी। वही बात यहाँ में लिखा हुआ है। तो दोस्तों वह पदार्थ जिसके चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत कम, अर्थात अचालक से अधिक एवं चालक से बहुत कम होती है, ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, अर्धचालक। इस प्रकार के पदार्थ के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है। ओके दोस्तों, तो 3 चीज़ हम लोग दोस्तों देख लिए कि जिस तत्व के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से अधिक होगा, 4 से ज़्यादा होगा तो वो अचालक होगा, अगर 4 से कम होगा, 4 से कम होगा तो चालक होगा। अगर दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 4 हो जाएगी तो ऐसे केस में वह पदार्थ अर्धचालक होगा। तो ये है दोस्तों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के आधार पर वर्गीकरण। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, तो इस प्रकार के पदार्थ के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन, अर्धचालक जो है। ठीक है, अब अर्धचालक की और खासियत क्या देखते हैं। अर्धचालक जो है जिसकी चालकता चालक से कम, मतलब जो अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, उसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, चालक यानी हमारा जो कंडक्टर है इस कंडक्टर से तो कम होगा, क्योंकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी यानी चालकता बहुत ज़्यादा होती है, और अचालक से क्या होगा, अधिक होती है। ठीक है, अचालक की तो चालकता क्या होगी, बहुत कम। इस कारण से अर्धचालक की जो चालकता होगी वो चालक पदार्थ से कम होगा और अचालक पदार्थ से क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। ठीक है, यहीं अगर हम चालकता के टर्म में बोलेंगे तो ऐसे, और प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी के टर्म में बोलेंगे तो पलट जाएगा। अब प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता जो है चालक से अधिक होती है और अचालक से क्या होती है, कम, क्योंकि अचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है, अचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, और अर्धचालक जो है इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ में आपको लिखा भी है कि अर्धचालक की प्रतिरोधकता कितना होती है, 10⁻⁻4 से लेकर के 0.5 ओम मीटर तक होता है। ठीक है, ओम मीटर क्या है, प्रतिरोधकता का इकाई या यूनिट या मात्रक होता है। ओके दोस्तों, देखिए क्या है, जो हमारा चालक पदार्थ है, ठीक है दोस्तों, कंडक्टिंग मटेरियल है, उसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो 10⁻8 ओम मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻8 ओम मीटर। ठीक, जो हमारा चालक पदार्थ है उसका होता है 10⁻8 ओम मीटर। जो हमारा अचालक पदार्थ होता है इसकी जो होती है प्रतिरोधकता, अचालक की प्रतिरोधकता होती है 10⁻9 ओम मीटर। ठीक है, ये किसकी होती है, ये हमारा होता है अचालक पदार्थ का 10⁻9 ओम मीटर। तो देखिए दोस्तों, चालक का तो प्रतिरोधकता सबसे कम, अचालक का सबसे ज़्यादा, तो अर्धचालक है तो चालक अचालक के बीच में होगा, इसीलिए दोस्तों इसका कितना है, 10⁻⁻4 से लेकर 0.5 ओम मीटर तक का। ओके दोस्तों, यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी वीडियो में। वही बात यहाँ में भी लिखा हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि अर्धचालक पदार्थ को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं वो कैसे क्या करते हैं, अर्धचालकों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहले हम इसको आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं, फिर मन करेगा तो आप लोग इसको एक लाइन में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसको बड़ा सा नोट में नोट नहीं किए हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। हाँ, तो अर्धचालक को पदार्थ को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी ऐसे कौन कौन से विभिन्न कारक हैं जो अर्धचालक को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है टेम्परेचर, तापमान। तो दोस्तों पहले हम आपको समझा देते हैं,
फिर इस चीज़ को शॉर्टकट में समझा के नोट कराएंगे। तो दोस्तों तापमान या तापक्रम या टेम्परेचर जो होता है वो कैसे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को प्रभावित करता है। तो हम लोग दोस्तों पहले भी पढ़ चुके हैं, समझ लिए हैं कि किसी भी अर्धचालक पदार्थ में जब हम क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से, तापमान को बढ़ाने से अर्धचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत तेज़ी से घटती है या घटने लगती है, ठीक है। जैसे जैसे अब हम लोग जानते हैं प्रतिरोधकता घटेगा तो चालकता हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर हम अर्धचालक पदार्थ का तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों, कम होती है। प्रतिरोधकता कम होगी तो चालकता अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अर्धचालक पदार्थ जो होता है इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता घटेगी, प्रतिरोधकता घटेगी इसलिए चालकता उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब अगर मान लीजिए हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बेस्ड मटेरियल होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करते हैं। अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन की हम बात करें, अगर वो परम शून्य ताप एट 0 केल्विन पर है तो अपनी वो शुद्ध अवस्था में वो कैसा काम करेगा, 0 केल्विन पर एक परफेक्ट इंसुलेटर यानी एक अच्छे विद्युत रोधक की तरह कार्य करता है। लेकिन जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाते जाते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, या कहें मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें उत्पन्न होने लगते हैं, जिसके कारण से वो हमारा जो विद्युत का अचालक पदार्थ था वो विद्युत चालक पदार्थ के समान कार्य करने लगता है, ठीक है। इस तरह से हम अगर इसको एक लाइन में बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि तापमान को बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थों की चालकता बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। क्या बोल सकते हैं, तापमान के बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो समझ आया होगा दोस्तों। दूसरी बात करते हैं अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज़, क्या प्रभाव पड़ता है इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धि बढ़ाने का, ठीक है। तो जब भी हम क्या करते हैं किसी अर्धचालक पदार्थ के अंदर उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है, तो उसकी चालकता भी तेज़ी से बढ़ जाती है, ठीक है। अशुद्धि मिलाने से क्या होती है, अर्धचालक पदार्थ की चालकता तेज़ी से बढ़ जाती है। इसकी प्रतिरोधकता दोस्तों घटने लगती है, जैसे ही प्रतिरोधकता घटेगी चालकता इसकी क्या होगी, बढ़ जाती है, ठीक है। अब अशुद्धि मिलाने के बाद ही जो दोस्तों क्या होता है, जो हमारा पी टाइप और एन टाइप का पदार्थ बनता है वो हमेशा अशुद्धि पदार्थ के मिलाने की वजह से ही बनता है। दोस्तों आगे चल के हम जब पढ़ेंगे तो एक हमारे पास शब्द आएगा डोपिंग। डोपिंग क्या होती है, तो दोस्तों अर्धचालक पदार्थ के अंदर जो हम उचित मात्रा में क्या करते हैं, अशुद्धि पदार्थ मिलाते हैं, तो यही जो अशुद्धि पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया या प्रोसेस होता है इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमको ये भी समझ आ गया होगा कि अशुद्धि पदार्थ के मिलाने से अर्धचालक पदार्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अशुद्धि पदार्थ के मिलाने से जो हमारा अर्धचालक पदार्थ है उसकी चालकता बढ़ जाती है। तीसरी बात करें अगर वोल्टेज का यानी वोल्टता की बात करें तो क्या होता है, अर्धचालक पर जब भी हम क्या करेंगे अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाने की बात करेंगे या अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसका भी मान तेज़ी से बढ़ता जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता घटती जाती है और चालकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस कारण से अर्धचालक की चालकता को हम क्या करते हैं, धनात्मक के रूप में प्रभावित करता हुआ देखते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा सिंपल सा क्या लॉजिक है, वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोधकता डिक्रीज यानी घटेगी और चालकता हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक लाइन में बोल सकते हैं कि वोल्टता बढ़ाने की वजह से क्या होती है, चालकता, अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। यही सेम बात होती है विद्युत क्षेत्र से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी अर्धचालक पदार्थ पे क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, या कहें कि विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है और प्रतिरोधकता जैसे ही घट जाएगी चालकता उसकी बढ़ जाती है। तो किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता घटती है और चालकता हमारी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है।
सेम बात होता है दोस्तों प्रकाश यानी इल्यूमिनेशन या लाइट के ऊपर। ठीक है, किसी भी अर्धचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रकाश पर भी डिपेंड करती है, निर्भर करती है। जैसे जैसे क्या होती है प्रतिरोधकता यानी तेज, मतलब प्रकाश में क्या होती है प्रतिरोधकता कम होती जाती है, जबकि अंधेरे में प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो देखना दोस्तों, जब प्रकाश ज़्यादा होगा प्रतिरोधकता उस समय कम होगी और चालकता हमारा बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया। तो अगर दोस्तों आपको ऐसे समझ आता है तो आप ऐसे नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि एक एक लाइन में लिखा हुआ होना चाहिए, लाइन बाय लाइन लिखा होना चाहिए, तो दोस्तों मैं एक एक लाइन में आपको बोल देता हूँ, लिख लीजिए। पहला नंबर है तापमान। ठीक है, तो अर्धचालकों की चालकता जो होती है, ठीक है, अर्धचालकों की जो चालकता होती है तापमान बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, एक लाइन में क्या बोल सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। ठीक, और दूसरी है अशुद्धि। तो अशुद्धि मिलाने से भी क्या होती है चालकता बढ़ती है अर्धचालक पदार्थ की। वोल्टेज के बढ़ाने की वजह से भी अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ती है। अब चालकता क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रतिरोधकता घट जाती है। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र के बढ़ाने पर भी क्या होती है चालकता बढ़ती है। और प्रकाश की जब तीव्रता ज़्यादा पड़ती है तब भी क्या होती है अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, और थोड़ा सा बुक में भी पढ़ने का और अपने से थोड़ा छोटा नोट बनाने का प्रयास करिए। बाकी समझाने के लिए तो हम हैं ही। ओके दोस्तों, तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। हाँ, तो दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। अभी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो चालक, कुचालक और अर्धचालक। कुचालक को अचालक भी लिख सकते हैं, इंसुलेटर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ पढ़ सकते हैं, जिसको हम आप लोगों को बताते हुए चलते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, 3 ऐसे ऐसे अलग अलग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे अपना जो है कॉलम बना लेंगे। ठीक है, अलग अलग कॉलम क्यों बनाएंगे दोस्तों, तो इसको मैं बता रहा हूँ क्यों बनाएंगे। तो दोस्तों ऐसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग हम कॉलम को खींच लेंगे। ठीक है, और इस अलग अलग कॉलम में अब यहाँ लिखेंगे गुण, इसमें नंबर वाइज 1 2 3 4 करते हुए क्रम से लिख लेंगे, क्रम संख्या, चालक, कुचालक, अर्धचालक। ठीक, अब गुण में सबसे पहले जैसे गुण लिखेंगे विद्युत चालकता। ठीक है, अब यहाँ 1 नंबर में क्या लिख लेंगे विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता में चालक के नीचे क्या लिखेंगे कि जो चालक पदार्थ होता है इसकी चालकता कितनी होती है, तो इसकी चालकता 10⁻² से लेकर के 10⁻8 महो प्रति मीटर। देखो ओम को उल्टा कर देंगे तो इसको पढ़ेंगे महो और इसका हो जाएगा प्रति मीटर। ठीक है, तो पहला हम गुण की बात करेंगे विद्युत चालकता की। यहाँ विद्युत चालकता लिखना है, विद्युत चालकता, और चालक के जस्ट नीचे लिखेंगे कि चालक की विद्युत चालकता 10⁻² से लेकर के 10⁻8 महो प्रति मीटर होता है। ठीक है, इसी तरह से कुचालक का जो होता है वो 10⁻⁻8 महो प्रति मीटर होता है, महो प्रति मीटर। इसी तरह से अर्धचालक की जो चालकता होती है वो 10⁻⁻5 से लेकर के 10⁻0 महो प्रति मीटर होता है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम दोस्तों क्या करेंगे, इस तरह से अलग अलग करके बना लेंगे। हाँ, और इसको कर लेंगे तो समझ आ गया होगा दोस्तों कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम, यहाँ से तीसरा कॉलम। तो गुण नंबर 1 में क्या लिखेंगे विद्युत चालकता और तीनों का लिख देंगे। इसी तरह से प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो 10⁻² से लेकर 10⁻8 ओम मीटर। प्रतिरोधकता का ओम मीटर, चालकता का महो प्रति मीटर, इतना होता है। ठीक है, वो लिख देंगे दूसरे नंबर में। उसके बाद कुचालक का होता है 10⁻8, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10⁻8
ओम मीटर। इसी तरह से अर्धचालक का कितना होता है, 10 पे घात 5 से लेकर के 10 पे घात 0 तक इतना ओम मीटर। ये क्या बोले हैं हम, प्रतिरोधकता। पहला दोस्तों गुण लिखना था विद्युत चालकता, दूसरा लिखना था प्रतिरोधकता। इसको लिख लेंगे। वीडियो को दोस्तों पाज करके रोक रोक करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम तीसरे प्रॉपर्टी की बात करें तो बैंड की संरचना। अब बैंड की संरचना में क्या होता है, तो दोस्तों जो चालक होता है उसका जो हम देखे थे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया रहता है। लेकिन कुचालक पदार्थ में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। ठीक है, इसी तरह से अर्धचालक के भीतर क्या होता है, इसके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। ठीक है, ये जान लेंगे। अगर हम धारावाहक की बात करें, ठीक है, तो चालकों में धारा किसके वजह से फ्लो होती है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। कुचालक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता, इसलिए धारा भी नहीं बहती है। ठीक है, तो इसमें धारावाहक कुचालक में नहीं होते हैं। और इसके अंदर अर्धचालक के अंदर क्या होता है, तो अर्धचालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ओके दोस्तों, 5वां नंबर गुण की बात करें, अगर हम प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की बात करें तो चालक के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होने का मतलब तापमान जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्रतिरोधकता उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका चालकता घट जाएगी। ठीक, अगर कुचालक की बात करें तो इसके लिए 0 होता है। ठीक है, और अर्धचालक के लिए क्या होता है, इसका ऋणात्मक होता है। अर्धचालक के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। क्या चीज़, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम 6वें नंबर की बात करें कि अगर बात करेंगे हम, मान लीजिए कि ताप बढ़ाने पर चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने से चालक पदार्थ का चालकता घटती है, चालक पदार्थ की चालकता घटती है, कुचालक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अर्धचालक पदार्थ की चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अर्धचालक की चालकता तापमान बढ़ाने से बढ़ जाती है। तो अगर हम चालकता कहेंगे ऐसे तो इसकी जो अगर प्रतिरोधकता बोलेंगे तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जितना जैसे चालक पदार्थ के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आपके जितने भी जो होते हैं धातु होते हैं, पारा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, सोडियम हो गया। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं। कुचालक की बात करें तो लकड़ी, प्लास्टिक, अब्रक, हीरा, ग्लास इत्यादि ये सब होते हैं। और अर्धचालक में बात करें तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये सभी क्या होते हैं, अर्धचालक। तो दोस्तों मेन हमारा मुद्दा इसमें क्या था बताने का, मेन मुद्दा बताने का ये था कि दोस्तों हम चालक को, कुचालक को और अर्धचालक को एक साथ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना। ठीक है, कि तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों चालक, कुचालक, अर्धचालक इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आप लोग भी थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिएगा। बेसिक सा मैं आइडिया दे दिया हूँ। ठीक है, और ये चीज़ जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तुलनात्मक वाला ये हम समझने के लिए आपके लिए बता दिए हैं। लेकिन इसके पहले जो जो पढ़ाए हैं वो कंपटीशन में भी पूछता है, यहाँ में भी पूछता है। और अर्धचालक पदार्थों को प्रभावित करने वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है और वो ज़रूर ही पूछता है। हाँ, तो दोस्तों आप लोग कृपया करके उसे अच्छे से पढ़ें, समझें। इस तरह से आज का वीडियो दोस्तों क्या होता है, समाप्त होता है। हाँ, और हम क्या करते हैं, इस वीडियो की यहीं पे पॉज करते हैं। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक का था। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, बनाएंगे आपके लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।